हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। आज हम क्लास 10th के जो बायोलॉजी के चैप्टर अंतिम चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं वे हम लेकर आए हैं। तो जो बायोलॉजी के अंतिम चैप्टर है इसके वीडियो 2 पार्ट में आएंगे, तो आप दोनों पार्ट के वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम क्वेश्चन 1 से 30 तक के क्वेश्चन को देखेंगे, बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ था। चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ था? असम में, राजस्थान में, गढ़वाल के रेनी गांव में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र है उसके रेनी गांव में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था। तो एक का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है कि चिपको आंदोलन क्या था। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से क्या था? सरकार की नीति, उद्योगपतियों की नीति, वृक्षों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों का प्रयास, इनमें से सभी। तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो चिपको आंदोलन है, चिपको आंदोलन वृक्षों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा किया गया प्रयास था। यानी कि जो उद्योगपति थे जो वृक्षों को काटकर वहां से हटाना चाहते थे, उसको रोकने के लिए गांव के लोगों ने या स्थानीय लोगों ने पेड़ों में जाकर चिपक गए थे। यानी कि उनका कहना था कि अगर पेड़ को काटोगे तो तुमको हमको भी काटना पड़ेगा, इसलिए चिपको आंदोलन को पेड़ों से चिपक कर लोग चिपको आंदोलन किए थे, इसलिए इसे चिपको आंदोलन कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा है कि चिपको आंदोलन ना हुआ होता तो हो सकता था। चिपको आंदोलन ना हुआ होता तो क्या हो सकता था? सरकार वन संरक्षण के सरल नियम बनाती, नए वृक्ष लगाए जाते, कई क्षेत्र हमेशा के लिए वृक्ष विहीन हो जाते, इनमें से कोई नहीं। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर चिपको आंदोलन नहीं होता तो कई क्षेत्र हमेशा के लिए वृक्षहीन हो जाते, तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा है कि कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन से कौन सी विषैली गैस प्राप्त होती है। कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन से कौन सी विषैली गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, इनमें से सभी। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन से ये तीनों ही विषैले गैस निकलती है, तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया कि इनमें ग्रीन हाउस गैस कौन है। इनमें ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित में से कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है, तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा से उत्पन्न वैश्विक ऊष्मन की प्रक्रिया कहलाती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा में उत्पन्न वैश्विक ऊष्मन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए है ग्रीन हाउस प्रभाव, दहन, ऊर्जा प्रबंधन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के कारण ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा उत्पन्न हो रही है, जिससे वैश्विक ऊष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा गया कि पेट्रोलियम का उपयोग होता है। तो पेट्रोलियम का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए होता है? मोटर वाहन को चलाने के लिए, जलयान को चलाने के लिए, वायुयान को चलाने के लिए, या फिर इनमें से सभी। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो पेट्रोलियम है वह इन सभी जलयानों को, मोटरयानों को, वायुयानों को चलाने में प्रयोग होता है। तो 7 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा है कि वन के निकट रहने वाले लोग वन पर किस लिए निर्भर रहते हैं। वन के निकट रहने वाले लोग वन पर किस लिए निर्भर रहते हैं।
तो उन्हें ईंधन प्राप्त होती है। वन उनके शिकार स्थल है। फल और पशुओं का चारा प्राप्त होता है, इनमें सभी। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जो वन के निकट रहने वाले लोग हैं उनको इन सभी यानी कि ईंधन की प्राप्ति, शिकार स्थल, फल और पशुओं को चराने के लिए घास, ये सभी उन्हें वन से ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो वन के निकट रहने वाले लोग हैं वो निर्भर रहते हैं वन पर। तो 8 का सही उत्तर डी हो जाएगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा है कि पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है या फिर उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है? कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग या फिर इनमें से सभी। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इन सभी यानी कि तीनों आर का प्रयोग किया जाता है पर्यावरण बचाने के लिए, जैसे कि रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, इन तीनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है पर्यावरण को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा है कि निम्न में किसका प्रबंधन जरूरी है? निम्न में किनका प्रबंधन जरूरी है? जल, मिट्टी, जंगल, इनमें सभी। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जो किनका प्रबंधन जरूरी है? तो जल का भी, मिट्टी का भी और जंगल का भी। तो 10 का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया है कि वन संरक्षण किस समुदाय को धार्मिक अनुष्ठान का भाग है? वन संरक्षण किस समुदाय के धार्मिक अनुष्ठान का भाग है? उद्योगपतियों का, शहरी लोगों का, राजस्थान के बिश्नोई समुदाय का या फिर इनमें सभी। तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो वन संरक्षण है वह किस समुदाय के लिए अनुष्ठान का भाग है। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के लिए यह धार्मिक अनुष्ठान है वन संरक्षण। तो 11 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है? बिहार, उत्तर प्रदेश, गंगोत्री या इनमें से कोई नहीं। तो गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री है। तो 12 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा है कि गंगा के प्रदूषण का कारण है। गंगा के प्रदूषण का कारण निम्नलिखित में से कौन है? शहरों का कचरा, मृतकों की राख, उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन, इनमें सभी। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो गंगा का प्रदूषण है इन तीनों कारणों से होता है, शहरों के कचरा से, मृतकों की राख से, उद्योगों का रासायनिक उत्सर्जन से। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा है कि हम जल का पीएच सरलता से कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हम जल का पीएच मान सरलता से कैसे पता कर सकते हैं? तो कारखाने में, जटिल उपकरणों में, सार्वसूचक द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसके द्वारा हम जल का पीएच मान आसानी से पता लगा सकते हैं। तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा है कि किन वस्तुओं का सावधानी पूर्वक उपयोग करके उन्हें बचाया जा सकता है? किन वस्तुओं का सावधानी पूर्वक उपयोग करके उन्हें बचाया जा सकता है? पानी का, बिजली का, पेट्रोल का या फिर इनमें से सभी। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इन तीनों वस्तुओं का हम जब सावधानी पूर्वक उपयोग करेंगे तो इन्हें बचाया जा सकता है। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछा गया है कि जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन है? जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन है, यानी कि हॉट स्पॉट कौन है? शहर, गांव, वन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैव विविधता का जो हॉट स्पॉट है वह वन है, यानी कि जंगल में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, कई प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हॉट स्पॉट से तात्पर्य होता है कि बहुत प्रकार के जीव जंतु और जहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं वैसे स्थान को हॉट स्पॉट बोला जाता है। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला
क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा है कि 1731 में अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान क्यों दिया था। 1731 में अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान क्यों दिया था। यूकेलिप्टस के वृक्षों को बचाने हेतु, टीक के वृक्षों को बचाने हेतु, खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान दिया था 1731 ईस्वी में। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा कि वनों का विनाश हो रहा है। तो निम्नलिखित में से किस कारण से वनों का विनाश हो रहा है। सड़कों के निर्माण से, औद्योगिक विकास से, बांध के निर्माण से, इनमें से सभी। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सभी कारणों से वनों का विनाश हो रहा है। सड़कों के निर्माण से, औद्योगिक विकास से और बांध के निर्माण से, इन सभी प्रकारों यानी इन सभी कार्यों के कारण वन को विनाश पहुंच रहा है। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा गया कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के कितने क्षेत्र में साल वृक्षों का संरक्षण किया गया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर कितने क्षेत्र में साल वृक्षों का संरक्षण किया गया। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1272 हेक्टेयर भूमि पर जो मेसाल वृक्ष है उसका संरक्षण किया गया है पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में। तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा गया कि भौम जल क्या है। भौम जल क्या है। डैम का जल, नालियों का जल, भू स्तर के नीचे चट्टानों और मिट्टियों के रंध्रों में पाया जाने वाला जल, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो भौम जल है, भौम जल का तात्पर्य है कि भू स्तर के नीचे चट्टानों और मिट्टी के रंध्रों में पाया जाने वाला जल। अगला क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा कि अपर्याप्त वायु में जलने के कारण कार्बन क्या बनाती है। अपर्याप्त वायु में जलने के कारण कार्बन क्या बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन टेट्राऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि अपर्याप्त वायु में जब जलता है कार्बन, तो कार्बन क्या बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा है कि इनमें किन पौधों का जीवन काल काफ़ी लंबा है। इनमें किन पौधों का जीवन काल काफ़ी लंबा है। नीम, पीपल, बरगद, इनमें सभी। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि इन तीनों प्रकार के पौधों का जो जीवन काल है वह काफ़ी लंबा है। तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा गया है कि हरे पौधों से क्या फ़ायदा है। हरे पौधों से क्या फ़ायदा है। ऑक्सीजन प्रदान करता है, सॉइल इरोजन से बचाता है, चिड़ियों एवं जंतुओं को आश्रय देता है, इनमें सभी। तो जो हरे पौधे हैं उनसे हमें इन सभी प्रकार के फ़ायदे होते हैं। जैसे ऑक्सीजन प्रदान करता है, सॉइल इरोजन से बचाता है। सॉइल इरोजन का हिंदी में मतलब होता है जो भूमि अपरदन है, भूमि अपरदन को बचाता है, और चिड़ियों एवं जंतुओं को आश्रय देता है। तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, इसमें पूछा गया है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का निम्नलिखित में से विशिष्ट स्थल क्या है। फसल क्षेत्र, नदी क्षेत्र, समुद्र तट या फिर वन। तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो वन है वह जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा गया है कि निम्न में कौन सा दुष्प्रभाव बड़े डैम बनाने से नहीं होता है। निम्न में से कौन सा दुष्प्रभाव बड़े डैम बनाने से नहीं होता है। जैव विविधता का ह्रास, लोगों का विस्थापन, बाढ़ का खतरा, वायु प्रदूषण। तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो वायु प्रदूषण है वह बड़े प्रकार के डैम बनाने से नहीं होता है। बाकी जैसे कि जैव विविधता का ह्रास, लोगों का विस्थापन, बाढ़ का खतरा, ये तीनों ही कारण जब बड़े डैम बनाने का दुष्परिणाम हो सकता है, लेकिन वायु प्रदूषण नहीं हो सकता। तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला
क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछा गया कि वातावरण में डाले गए दूषित पदार्थ क्या कहलाते हैं। वातावरण में डाले गए दूषित पदार्थ क्या कहलाते हैं। गंदगी, प्रदूषक, व्यर्थ पदार्थ या फिर कचरा। तो वातावरण में डाले गए दूषित पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, वह प्रदूषक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इसमें पूछा गया है कि लाखों वर्ष पहले के जीवों की जैव मात्रा के अपघटन से हमें क्या प्राप्त हुआ है। लाखों वर्ष पहले के जीवों की जैव मात्रा के अपघटन से हमें क्या प्राप्त हुआ है। वन, वर्षा, पहाड़, कोयला एवं पेट्रोलियम। तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि जो लाखों वर्ष पूर्व जीव जंतु धरती के अंदर दब गए थे वो अपघटित होकर कोयला एवं पेट्रोलियम में बदल गए हैं। तो उसी हमें पदार्थ के रूप में कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में प्राप्त होते हैं। तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें पूछा है कि ऊर्जा के किन स्रोतों की भविष्य में समाप्त हो जाने की संभावना है। ऊर्जा के किन स्रोतों की भविष्य में समाप्त हो जाने की संभावना है। सूर्य, हरे पौधे, कोयला एवं पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन सी है, कोयला एवं पेट्रोलियम के भविष्य में समाप्त हो जाने की संभावना है। तो 28 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछा गया है कि कोयला और पेट्रोलियम में उपस्थित होता है। कोयला और पेट्रोलियम में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है। कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन, सल्फर, इनमें सभी। तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ये तीनों ही पदार्थ कोयला और पेट्रोलियम में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, आज हम क्वेश्चन 30 तक ही देखेंगे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। तो निम्न में कौन जल संग्रह करने की पुरानी व्यवस्था है। निम्न में कौन जल संग्रह करने की पुरानी व्यवस्था है। तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी, जैसे खादीन, बंधारस, बंधिस, ये तीनों प्रकार ही निम्न में से जो है वो जल संग्रह करने की पुरानी व्यवस्था है। तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, यानी कि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखे हैं, बाकी के बचा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।